अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। मेरी क्लास आ गई है ऑनलाइन? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। कोई टिश्यू देना। आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है सर आपकी? और ये स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जी सर आ जी रही सर। है। ग्रुप 7A शो हो रहा है। यस। यस सर। और आप में से जो बीटी के सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है। सर उन्हें मेल गई है आपकी। अच्छा, नहीं असल में मेरे पास उनका आईडी नहीं था। जो बीटी के स्टूडेंट हैं उनका आईडी मेरे पास नहीं था। मेरे पास आप लोगों का, क्योंकि मैं आप लोगों का एडवाइजर हूँ, मेरे पास आप लोगों का ईमेल आईडी सभी का। नहीं तो सर जो पोर्टल जहाँ पे आप अटेंडेंस लगाते हैं तो वहाँ पे भी उनकी आईडी नहीं थी अटेंडेंस जब आप लगाते हैं। उधर है लेकिन यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा है सिस्टम। अच्छा अच्छा। सर किसी फिर पता नहीं हमारे पास कांटेक्ट नहीं है के पास नहीं है। ना सर। चलें ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज आप लोगों ने जो पढ़ना है वो हेलोजन ग्रुप है, जिसको 7th A ग्रुप भी कहते हैं, और जिसके एलिमेंट जो हैं वो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। जिस तरह आप लोगों को पता है कि जिस वक्त हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उस कंडीशन में उसका एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, और यस। उसका रिस्पेक्टिव जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। जिस वक्त हम चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, फ्लोरीन की तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की है, क्लोरीन की उसके बाद है, उसके बाद जो है ब्रोमीन की आती है, उसके बाद आयोडीन की, और उसके बाद एस्टाटीन। एस्टाटीन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। बाकी 4 एलिमेंट जो हेलोजन के हैं उनको हम मोस्टली यूज़ करते हैं। और इनमें से जिस वक्त हम चेक करते हैं कि इनकी कौन सा एलिमेंट आसानी के साथ या आयोनाइजेशन एनर्जी इन एलिमेंट में से किसकी ज़्यादा है, तो उस बेस पर हम चेक करते हैं कि किसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है। अगर हम चेक करें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से तो आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो सबसे आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी आयोडीन की सबसे कम होगी, उसके बाद ब्रोमीन की होगी, उसके बाद क्लोरीन की होगी, और उसके बाद फ्लोरीन की होगी। तो इसी तरह हम कहते हैं कि जो फ्लोरीन है पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी एलिमेंट के निस्बत सबसे ज़्यादा है। बाकी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों को शो हो रही है? यस सर। हो रही है ना? इसमें दिया हुआ कि जिस वक्त हेलोजन को हम मोस्टली सॉल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस वक्त ये फर्स्ट ए ग्रुप से या सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में ये सॉल्ट बनाते हैं, क्योंकि ये टोटल एलिमेंट जो है वो नॉन मेटालिक, और जब भी ये मेटल के साथ कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद इनके जो है ये मेटल और नॉन मेटल दोनों कंबाइन होकर सॉल्ट बनाएंगे। इसके बाद ये एलिमेंट जो है डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। जिस तरह आप लोगों ने सोडियम या फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट चेक किए थे कि वो यानी मोनोटॉमिक फॉर्म में होते हैं, इसी तरह सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट चेक किए थे वो भी यानी मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों ने साथ में ये भी पढ़ा था कि जो नॉन मेटल हैं वो मोस्टली जो है डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से ये एक एग्जाम्पल है कि हेलोजन जितने भी मौजूद हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NH2Np5, जिसके मुताबिक इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसकी वजह से अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर सकते हैं।
और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना बहुत ही आसान है। इसी वजह से ये एलिमेंट बाकी एलिमेंट की निस्बत सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। और इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो पॉजिटिव है, यानी कि जिस वक्त हम इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकालेंगे तो उस कंडीशन में हमें इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। और जो आयनाइजेशन एनर्जी है सबसे ज़्यादा वो फ्लोरीन की होगी, उसके बाद क्लोरीन की होगी, उसके बाद ब्रोमीन की होगी, उसके बाद आयोडीन की। ठीक है। उसके बाद इनको सिंथेसाइज किस तरह किया जाता है, हेलोजन एलिमेंट जो है इनको सिंथेसाइज किस तरह किया जाता है। इसमें वो कहता है कि जिस वक्त हम इसके मोस्टली ऑक्सीडेशन के जरिए इनके एनाइन के जरिए हम प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो उस कंडीशन में ये एनाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जिस वक्त ये एनाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और दो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है आपस में कंबाइन कर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्लियर? यस Yes, सर, आ sir. रही है क्लियर। तो उस कंडीशन में दोनों एटॉमिक फॉर्म में या नीसेंट हाइड्रोजन ये फ्लोरीन की फॉर्म में या क्लोरीन की फॉर्म में दोनों कंबाइन होकर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें साथ में एक एग्जांपल दी होगी, जिस वक्त हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं या इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास प्रोटॉन आयन जनरेट होता है और उसके साथ फ्लोराइड आयन जनरेट होता है। उसके बाद ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की साइड पर मूव करते हैं। फ्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इस कंडीशन में इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना है। उसके बाद हाइड्रोजन जो है जिसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है उसके बाद इस पर प्लस चार्ज है तो इसने एनोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना है। मूव करने के बाद फ्लोराइड जिस वक्त नेगेटिव फॉर्म में प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा उसके बाद वहां पर जाकर इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देना। जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो उस कंडीशन में ये एटॉमिक फ्लोरीन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद दो एटॉमिक फ्लोरीन एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर फ्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन जो है अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जिस वक्त मूव करता है तो उस कंडीशन में वहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन को एक गेन करता है, उसके बाद ये नीसेंट हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और दो नीसेंट हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद इसी तरह जो है अगर आप लोग सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हो तो उस कंडीशन में इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जिस वक्त पास करवाते हैं इसका भी बिल्कुल सेम मैकेनिज्म जिस तरह HF का मैकेनिज्म, और सेम हाइड्रोजन क्लोरीन गैस जो है वो आपके पास जनरेट होती है। इसके बाद है ब्रोमीन और आयोडीन को हम ऑक्सीडेशन के जरिए सिंथेसाइज करते हैं। आप लोगों ने ये भी देखा है कि अगर आप लोग इस तरह का रिएक्शन करवाते हो कि जिसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो उस कंडीशन में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। इसमें कहता है अगर आप लोगों के पास एटॉमिक ब्रोमीन है और उसका रिएक्शन करवाते हो आप लोग क्लोरीन के साथ तो आपके ख्याल में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी? हेलो सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा। मैंने कहा है कि आपके पास क्लोरीन है और ब्रोमीन है, अब इन जी। दोनों में से कौन सा एटम जो है आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है? फ्लोरीन। क्लोरीन सर। सर क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ब्रोमीन। मैंने क्लोरीन और ब्रोमीन में से पूछा। क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन जो है आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ब्रोमीन उसकी निस्बत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को हासिल कर सकता है।
ठीक है। और इस दौरान जो है इनका ऑक्सीडेशन के जरिए रिएक्शन होगा और उस कंडीशन में हम नीसेंट ब्रोमीन को ब्रोमीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। इसी तरह आयोडीन जो है उसको भी आयोडीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर इनका हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ। ये लास्ट में इसका रिएक्शन भी दिया हुआ है, नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। इसके बाद है ये जो एलिमेंट है सबसे मोस्टली, यानी कि ये कह सकते हो कि ये एलिमेंट जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इनकी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने ऑक्टेट रोल को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हर वो स्पीशीज या जो भी एलिमेंट है रिएक्शन उस वक्त करता है तो जिस वक्त वो स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो, और इनको स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना बहुत आसान है। और जिस वक्त हम चेक करते हैं एटॉमिक साइज से या टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उस कंडीशन में इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है क्योंकि इनका एटॉमिक साइज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जिस वक्त एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की जो पावर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से फ्लोरीन जो है जिसका एटॉमिक साइज सबसे कम है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। जिस वक्त वो न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा करीब होंगे इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के लिए बाउंड करके रखना उतना ही ज़्यादा आसान हो। उसके बाद क्लोरीन का एटॉमिक साइज आता है, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन। ठीक है। जिस वक्त हम इनका रिएक्शन चेक करते हैं इनकी रिएक्टिविटी तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी उस एटम की होगी जिसका एटॉमिक साइज सबसे कम होगा, क्योंकि जिसका एटॉमिक साइज सबसे कम होगा वो उतनी ही ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और जिसमें जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसके रिस्पेक्ट हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इनमें जो है वो क्लोरीन की है, ब्रोमीन की, आयोडीन की। ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की किस इन्वायरमेंट में इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। अगर आप लोगों का इन्वायरमेंट जो है एसिडिक मीडियम में है या एक्वस मीडियम में यूज़ करते हो या कोई ऑर्गेनिक मीडियम में यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में इनकी रिएक्टिविटी में कुछ चेंज आता है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट जो है सॉल्वेंट जो है उसकी भी इंट्रैक्शन जो हैलोजन है उनके साथ इंट्रैक्शन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी में कुछ ना कुछ चेंज आता है। लेकिन मोस्टली हम जनरली जो है यही कहते हैं कि फ्लोरीन के लिए रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्लोरीन की है, उसके बाद ब्रोमीन की है और उसके बाद आयोडीन। और अगर आप लोगों से मैं ये पूछूं कि अगर आप क्योंकि इनके पास लोन पेयर भी है, इनका हैलोजन एलिमेंट इनके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इनके पास लोन पेयर है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि इनमें बेसिसिटी किसकी ज़्यादा है, क्योंकि बेसिसिटी ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर को कितनी आसानी के साथ किसी भी स्पीशी को डोनेट कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में बेसिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? किसकी होगी? एस्टाटीन। एस्टाटीन जो है वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसको हम यूज नहीं करते हैं रिएक्शन वगैरह के लिए। बाकी सारे एलिमेंट को हम यूज करते हैं। सर आयोडीन की होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आयोडीन की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद क्लोरीन की होगी, उसके बाद क्लोरीन की होगी, उसके बाद फ्लोरीन की होगी। ठीक है। इसके बाद मेटालिक प्रॉपर्टी, क्योंकि ये नॉन मेटल है, जब भी यानी मेटल के साथ कंबाइन करेंगे तो कंडीशन में आपके पास मेटल हैलाइड बनेंगे। जिस वक्त आप लोगों ने इसका रिएक्शन करवाना है फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट के साथ या सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट के साथ या थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट के साथ, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मेटल हैलाइड बनते हैं। मेटल की जगह पर जो भी फर्स्ट ए ग्रुप या सेकंड ए ग्रुप या थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट होगा उसका नाम लिखना है। उसके बाद हाइड्रोजन में से जो भी एलिमेंट होगा उसके साथ आप लोगों ने लास्ट में आईडी का वर्ड यूज कर लिया। जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, सोडियम मेटल है तो मेटल का नाम आ गया। उसके बाद क्लोरीन अटैच है तो क्लोरीन के साथ आप लोगों ने लास्ट में आईडी का वर्ड यूज करना है, क्लोराइड आ जाएगा। इसी तरह अगर आप लोगों के पास
पोटाशियम है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास पोटाशियम क्लोराइड आ जाएगा। अगर आप लोग क्लोरीन को रिप्लेस करते हो ब्रोमीन से तो ब्रोमीन के लास्ट में आईडी यूज करोगे तो आपके पास पोटाशियम ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, और मेटल का नाम आप लोगों ने इसी तरह लिखना है जिस तरह आप Yes, लोग sir. आमतौर पर यूज करेंगे। और उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग इसके कंपाउंड का फार्मूला लिखते हो तो उस कंडीशन में फर्स्ट ए ग्रुप का जो एलिमेंट है सिर्फ उन्हें वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं और हेलोजन एलिमेंट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। इसका मतलब है इनका जिस वक्त रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सिर्फ मेटल ऑर्गेनिक एलिमेंट होगा, इसके साथ ना कोई किसी के साथ ट्वाइस होगा, ना किसी के साथ हाफ होगा, ना किसी के साथ ट्राइस होगा, यानी कि एक मेटल होगी और एक ही हेलोजन एलिमेंट उसके साथ अटैच होगा। अगर आप लोग रिएक्शन करवाते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जो सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस कंडीशन में वो जो है वो 2 हेलोजन के साथ अटैच होंगे। एक एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल का 2 हेलोजन एटम के साथ अटैच होगा। उस कंडीशन में आप लोगों के पास जनरल फार्मूला जो बनेगा वो मेटल हेलोजन और उसका हेलोजन के साथ आप लोगों ने ट्वाइस लिखना। इसी तरह अगर आप लोगों के पास एलिमेंट मेटल जो है वो थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट की है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास उस मेटल के साथ 3 हेलोजन एलिमेंट जो है वो अटैच होंगे और उसके बाद आप लोगों के पास प्रोडक्ट। सर इस चीज को दोबारा रिपीट कर दें। सर इनकी कोई एग्जांपल देंगे? एग्जांपल जिस तरह सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, अब वो सिर्फ नहीं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सर। अल्कलाइन अर्थ मेटल की जिस तरह कैल्शियम जी सर। कैल्शियम के साथ जी। अगर आप लोग हेलोजन अटैच करते हो या क्लोरीन अटैच करते हो तो कैल्शियम का फार्मूला आप लोग लिखते हो CaCl2। अब Cl2 क्लोरीन है, हेलोजन है। अब हेलोजन के 2 एटम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल या कैल्शियम के साथ अटैच हो रहे हैं। इसी तरह बाकी सर एलिमेंट सॉरी 3A की भी एग्जांपल दे दें कोई के जिसमें 3 हेलोजन्स लग रहे हो साथ। BF3 बोरॉन जो है वो थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है, उसके साथ हेलोजन अटैच होंगे तो उस कंडीशन में उसके 3 एटम अटैच होते हैं। जिस वक्त हम इसकी एग्जांपल यूज करते हैं BF3 तो B जो है बोरॉन जो है वो थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है और F जो है वो हेलोजन या फ्लोराइड है। अब इसके 3 एटम हैं और बोरॉन जो है वो सिंगल एक एटम 3 फ्लोराइड एटम के साथ अटैच है। उस कंडीशन में आप लोग आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है, जी सर। ये जिस एलिमेंट के साथ अटैच होगा, जिस तरह फर्स्ट ए के साथ अटैच है तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन का एक एटम यूज होगा, पहला ही एक एटम ही फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट का यूज होगा। अगर ये रिएक्ट कर रहा है सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट के साथ जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, उस कंडीशन में मेटल का एक एटम यूज होगा और हाइड्रोजन के 2 एटम यूज होगा। अगर आप लोगों के पास इसका रिएक्शन होता है थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट के साथ तो उस कंडीशन में मेटल का एक एटम यूज होगा और हेलोजन के 3 एटम यूज होगा। ठीक है, ओके सर। ये इसका जनरल फार्मूला लिखा हुआ है कि जिस वक्त इसका रिएक्शन होता है मेटल के साथ तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास अगर यहाँ पर मेटल जो है फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करती है तो उस कंडीशन में n की वैल्यू 1 होगी। अगर मेटल जो बिलोंग करती है सेकंड ए ग्रुप से तो उस कंडीशन में n की वैल्यू जो है वो 2 होगी। अगर आप लोगों के पास मेटल बिलोंग करती है थर्ड ए ग्रुप से तो उस कंडीशन में n की वैल्यू जो है वो 3 होगी। अगर यहाँ पर मेटल जो है फोर्थ ए ग्रुप से बिलोंग करती है तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन की n की वैल्यू जो है वो 4 होगी। इसने हर एलिमेंट के साथ सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड बना, इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बनेगी। ठीक सर ये जो हेलोजेंस हैं ये मेटल्स के साथ एक ही बॉन्ड बनाते हैं? हाँ, क्योंकि इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो इन्होंने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाना है। एक बॉन्ड बनाएंगे जिनका ऑक्टेट रोल या इसके वैलेंस शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और जिस वक्त इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगी। और हमें पता है कि जब भी कोई भी एलिमेंट रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ही रहती है।
और जिस Yes, वक्त sir. ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा तो उसके बाद मजीद इसमें रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है. सर जी सर ये 3 ग्रुप से अबव बना सकते हैं ना 4 5 6? हाँ बना सकता है उनके साथ, यानी कि फिर उसके रिलेटिव ही उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी। इससे अगर ये फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन की क्वांटिटी जो है वो 4 हो जाएगी। अगर ये फिफ्थ से बॉन्ड बनाएगा तो उस कंडीशन में इसकी क्वांटिटी जो है वो 5 हो जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है कि उस कंडीशन में एलिमेंट जो है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं। सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ डिपेंड करता है कि उसके पास कितने लोन पेयर मौजूद है, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उतने ही हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हो जाएंगे। अगर सपोज उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उस कंडीशन में 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। अगर उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उस कंडीशन में 4 हाइड्रोजन जो है वो अटैच होंगे। अगर उससे ज़्यादा होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो उतने ही हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होंगे। ओके सर। ठीक है, इसके बाद इसकी रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो टॉप टू बॉटम इनकी रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हेलोजन की डिक्रीज होती है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की और उसके बाद आयोडीन। इसके बाद इनका रिएक्शन है। ये जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉरी सबसे पहला जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन है। और इनका रिएक्शन जब भी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में ये हाइड्रोजन हैलाइड बनेंगे। एक्स जो है आप लोगों के पास यहाँ पर जो हेलोजन है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो एक हाइड्रोजन एक ही हेलोजन के साथ बांध करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको वो रिलीज कर सकता है। और हेलोजन जो है उनको आप लोगों को पता है कि उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उन्हें मजीद सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जिस वक्त ये कंबाइन होंगे तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को हेलोजन को शेयर करके यानी कि बॉन्ड बनाते हैं म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और उस कंडीशन में इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और हेलोजन का जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाएंगे। बाकी हेलोजन के जो 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसी तरह इसके पास मौजूद होंगे। जिस वक्त इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड बनेगा उस कंडीशन में हेलोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी तरह हाइड्रोजन जो है जिसको अपना बैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो भी कंसिडर करता है कि हेलोजन ने मुझे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड किया। इसके बाद ये रिएक्शन जो है वो बड़ा स्पीडी होता है, एक्सप्लोसिव होता है, या इसके दौरान जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो भी स्मॉल इन साइज है, और हेलोजन जो है वो उसका भी आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग इसका फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो उस कंडीशन में बड़ा ही स्पीडीली रिएक्शन होगा, क्योंकि उसका भी एटॉमिक साइज कम है। और हमने पढ़ा था कि जिस वक्त एटॉमिक साइज कम होता है तो उस कंडीशन में उनका बॉन्ड जो है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उस कंडीशन में एटम्स के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है। और जिस वक्त एटम्स के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है उस कंडीशन में उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है उतनी ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है। इसके बाद अगर इसका रिएक्शन होता है क्लोरीन के साथ तो उस कंडीशन में फ्लोरीन की निस्बत क्लोरीन का एटॉमिक साइज ज़्यादा बढ़ता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन की एक्सक्यूज मी निस्बत जी सर ये माइक्स की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। सर आप प्लीज सारे स्टूडेंट्स को म्यूट कर दें। ये सारे स्टूडेंट जो है अपने माइक को म्यूट कर दें काइंडली। ठीक है, यस सर। इसके बाद जिस वक्त आप लोग रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ उस कंडीशन में इसके रिएक्शन जो है स्पीडी होता है, लेकिन फ्लोरीन की निस्बत जो है वो कम स्पीडी होता है।
इसका मतलब है कि इस दौरान एनर्जी जो रिलीज होती है वो जितनी फ्लोरीन में जनरेट हुई थी उससे कम होगी, लेकिन बाकी फ्लोरीन और आयोडीन की निस्बत कम एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, इसके बाद जिस वक्त हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ, तो उस कंडीशन में ब्रोमीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन क्लोरीन और फ्लोरीन की निस्बत कम स्पीड के साथ होता है, और जितनी कम स्पीड के साथ रिएक्शन होगा इसका मतलब है उतनी ही कम एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्लो रिएक्शन जो है वो आयोडीन का होगा। दुनिया का नुमान है। इसके बाद इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि जिस वक्त आपके पास ये अटैच होता है हाइड्रोजन हेलोजन के साथ, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एसिड बनता है। अब वो एसिड जो है उनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। जिस तरह हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जिस वक्त कंबाइन हुआ तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बना है, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अटैच हुआ तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन क्लोराइड बना है, उसके बाद ब्रोमीन के साथ अटैच हुआ तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना है। अब ये आपके पास एसिड जनरेट हो रहे हैं, और ये जितने भी एसिड हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट होती है, और डिफरेंट होने की वजह यही है कि इनका एटॉमिक साइज सभी का डिफरेंट है, सभी का एटॉमिक साइज सेम नहीं होता। ये जो हैलोजन की मैं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज सभी में सेम होता है, लेकिन हैलोजन का एटॉमिक साइज जो है वो सभी में डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी डिफरेंट होती है। और जो एसिड जितनी आसानी के साथ प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है वो उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इन एक्वस मीडियम मोस्टली। ठीक है, और जो जितनी मुश्किल के साथ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा वो उतना ही वीक एसिड है। इस कंडीशन में आपके ख्याल में कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? हेलो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा सर। जी सर। मैंने पूछा है कि जिस वक्त आपके पास ये हाइड्रोजन एसिड बन गए, हाइड्रोजन हैलाइड जिसको हम एसिड भी कहते हैं, तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? HCl सर। हाइड्रोजन इसके अलावा क्लोराइड सर, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्शनल केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इनमें सबसे आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा एसिड आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर देगा, और इनमें जो जितना वीक बॉन्ड होगा वो उतनी ही आसानी के साथ ब्रेक हो सकते हैं, और जो जितनी आसानी के साथ ब्रेक हो सकता है इसका मतलब है कि वो इतनी ही आसानी के साथ प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है। ठीक है, और जो जितनी आसानी के साथ प्रोटॉन को रिलीज करेगा इसका मतलब है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आपके ख्याल में कौन सा आसानी के साथ प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है? हेलो, सर हाइड्रोजन आयोडाइड रिलीज करेगा प्रोटॉन को ज्यादा आसानी से, क्योंकि बॉन्ड वीक होगा। जो जितना ज्यादा वीक बॉन्ड होगा या जो जितनी आसानी के साथ जो वीक होगा वो उतनी ही आसानी के साथ प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, और जो जितनी आसानी के साथ सर हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड वीक होगा ना, हाँ, बिकॉज आयोडीन की तो वो आसानी से सर प्रोटॉन्स रिलीज कर सकेगा, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी रीजन होती है कि जो स्पीशीज जितनी आसानी के साथ प्रोटॉन को रिलीज कर देती है, यानी प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद जो आपके पास E9 बनता है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही वो आसानी के साथ प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है। अगर हम फ्लोराइड आयन को चेक करते हैं, उसके बाद क्लोराइड को चेक करते हैं, ब्रोमाइड को चेक करते हैं, आयोडाइड को चेक करते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन जो है वो आयोडाइड आयन बनता है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक स्टे कर सकता है। उसके बाद आप लोगों के पास ब्रोमाइड आयन बनता है, उसके बाद क्लोराइड आयन बनता है, और उसके बाद जो है वो फ्लोराइड आयन बनता है। इसका मतलब है फ्लोराइड आयन जो है वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। जिस वक्त वो स्टेबल नहीं है वो नहीं होगा तो इसका मतलब है उसने प्रोटॉन को रिलीज नहीं कर, और जिस वक्त वो प्रोटॉन को रिलीज नहीं करेगा इसका मतलब है कि वो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है।
ठीक है। सर और बाकियों में क्या ट्रेंड होगा, एक दफा रिपीट कर दें। सबसे ज्यादा आसानी के साथ प्रोटॉन को रिलीज करेगा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका मतलब है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। उसके बाद जो है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। उसके बाद जो है हाइड्रोजन क्लोराइड है। उसके बाद जो है हाइड्रोजन क्लोराइड। सर जब हम लोगों ने बेसिसिटी में ट्रेंड देखा था तब भी आयोडीन सबसे ज्यादा था। वो सिर्फ आयोडाइड आयन की बात हो रही थी। अब हम जो चेक कर रहे हैं वो हाइड्रोजन आयोडाइड चेक। ओके सर। और इसका एक और भी साथ में यानी फैक्टर आता है कि आप लोग इसको वाटर में यूज करते हो या किसी नॉन इक्वस सॉल्वेंट में यूज करते हो। जिस वक्त आप लोग आयोनिक सॉल्वेंट में यूज करते हो तो उस कंडीशन में आयोनिक सॉल्वेंट की भी इंट्रैक्शन शुरू हो जाती है जो आपके पास आयन बनते हैं। जिस तरह प्रोटॉन आयन बनता है उसके साथ फ्लोराइड या क्लोराइड आयन बनता है। अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट होगा तो उस कंडीशन में उस पोलर सॉल्वेंट ने भी इनके दरमियान इंट्रैक्शन जनरेट कर देंगे। अगर आप लोगों के पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो उस कंडीशन में इंट्रैक्शन जो है वो कम होगी, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ में या बेसिक स्ट्रेंथ में भी काफी अफेक्ट होता है। इसके बारे में मजीद डिटेल जो है आप लोग जिस वक्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें आप लोग इसकी कंप्लीट स्टडी करें। ठीक है। इसके बाद है कि ये हेलोजन एटम जो है कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट के साथ भी कम बॉन्ड बनाते हैं। पहले आप लोगों के पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है ग्रुप जो है वो तो मेटालिक हैं, उनके साथ जब भी बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बनेगा। लेकिन बाकी एलिमेंट जो नॉन मेटालिक है उनके साथ जिस वक्त बॉन्ड बनेगा तो उस कंडीशन में ये म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बनेंगे। अब इसके साथ है सबसे पहले एग्जांपल जो दी हुई है हाइड्रोजन की और क्लोरीन की दी हुई है कि हाइड्रोजन जो है वो भी नॉन मेटल है, क्लोरीन जो है वो भी नॉन मेटल है। दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और उस कंडीशन में इनके दरमियान जो है कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और उस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह बोरॉन जो है वो भी नॉन मेटालिक इन कैरेक्टर। उस कंडीशन में जिस वक्त क्लोरीन अटैच होगा तो उस कंडीशन में भी इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। उसके बाद ब्रोमीन सॉरी ये जो फार्मूला जो लिखा हुआ है BF5 जो है यहाँ पर BF3 है, BF5 नहीं है। ठीक है, इसको आप लोगों ने चेंज कर लेना। इसके बाद SF6 है। ये जो S जो है हेलोजन सॉरी ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी आप लोग बात कर रहे थे ना, बाकी जो एलिमेंट है उनके साथ भी हेलोजन जो है वो अटैच हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये उसके साथ में एग्जांपल दी है कि एस के साथ जो हेलोजन या सॉरी ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है या 6A ग्रुप का एलिमेंट है, जिस वक्त ये हेलोजन के साथ अटैच होता है तो उस कंडीशन में इसके साथ 6 जो है वो फ्लोरीन एटम या हेलोजन एटम अटैच होता है। इसी तरह यहाँ पर B जो शो हो रहा है यहाँ पर ये कोई एलिमेंट जो है वो मोस्टली 5th A ग्रुप का एलिमेंट होगा, या आप यहाँ पर फास्फोरस भी लिख सकते हैं P जो। ठीक है, यहाँ पर बोरोन नहीं है या फास्फोरस है। फास्फोरस जो है वो 5th A ग्रुप का एलिमेंट है। ये जिस वक्त हेलोजन के साथ कंबाइन होगा तो उस कंडीशन में ये 5 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। और आप लोगों को पता है कि हेलोजन जो है वो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकते हैं। उस कंडीशन में इसके साथ जो है एक फास्फोरस या P के साथ या 5th A ग्रुप के एलिमेंट के साथ 5 हेलोजन एटम जो है वो अटैच है। और इस कंडीशन में मोस्टली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हेलोजन की वो -1 होती है क्योंकि ये मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और अगर इनका हम किसी ऐसे एलिमेंट के साथ या हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो प्लस में होगी और दूसरों की नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जिस तरह अगर आप लोगों फ्लोरीन को आयोडीन के साथ कंबाइन करते हैं तो उस कंडीशन में दोनों ही हेलोजन एलिमेंट है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है।
उस कंडीशन में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होगी और आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस में होगी। ठीक है, उसके बाद है हेलोजन। आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी ऑक्सी एसिड ऐसे एसिड हैं जिसमें हाइड्रोजन भी होगा, हेलोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन इसमें हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वो डिफरेंट होगी, या ये कह सकते हो इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट होगी। या तो हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और सॉरी हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन की क्वांटिटी दोनों ही डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी तो उस कंडीशन में हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अगर आप लोगों के पास इस फार्मूले में एक ऑक्सीजन अटैच है तो उस कंडीशन में हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 हो। इसके बाद अगर आप लोगों के पास 2 ऑक्सीजन अटैच है तो उस कंडीशन में जहां पर N लिखा हुआ है तो उस N की जगह पर अगर आप लोगों के पास 2 होती है तो उस कंडीशन में हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट X, जिसको हम शो कर रहे हैं हेलोजन को, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 होगी। इसके बाद अगर आप लोगों के पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो 3 होगी तो उस कंडीशन में हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, और अगर आपके पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो 4 होगी तो उस कंडीशन में हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी। और जिसमें जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। या ये भी कह सकते हो कि जिस ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसमें उतनी ही ज्यादा हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और जितनी ज्यादा हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी उसमें हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होगी, और जिसमें हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो उस कंडीशन में वो उतना ही वीक एसिड होगा। ठीक है, ये कुछ एसिड दिए हुए हैं जिसमें इनकी हेलोजन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो की हुई है, जिसमें सबसे पहला जो है जिसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन अटैच है तो उस कंडीशन में इसको हम कहते हैं हाइपोहेलेसिस, और इस कंडीशन में हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 होती है। और जिस वक्त आपके पास 2 ऑक्सीजन अटैच होते हैं तो उस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 होता है, इसको हम कहते हैं हेलेसिस। इसके बाद जिस वक्त ऑक्सीजन की क्वांटिटी 3 होती है तो उस कंडीशन में इसको हम कहते हैं हेलिक एसिड, और इसमें हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। इसके बाद जिस वक्त ऑक्सीजन की क्वांटिटी 4 होगी उस कंडीशन में हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी, और इसको हम कहते हैं परहेलिक एसिड। और परहेलिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बाकियों के निस्बत, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने मिड में या वैसे आप कोई भी क्वेश्चन करता है तो मोस्टली इनमें से ये पूछता है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर गिवन होगी, जिस तरह ये दिया हुआ है HClO4 HiO4, या ये भी लिखा हो सकता है HClO4 HClO3 HClO2, इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस चीज का बताना है कि जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी होगी उसके रेफरेंस से ही उसमें हेलोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, और जितनी हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, HClO4 और ठीक है सर। HiO को ज्यादा इफेक्ट होगा ना। HClO3 HClO4 HClO2 में HClO4 जो है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की +7 होगी, और जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप कंपेयर करते हो सॉरी सर HiO4 और HClO4 में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? HiO4 होगा ना। HiO4 क्योंकि सर ऑक्सीजन दोनों में सेम है ना, सिर्फ उसमें क्लोरीन और इसमें आयोडाइड है।
उस कंडीशन में आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साथ में। इस वक्त हम इसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करेंगे और उसके बाद आप लोगों ने हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी साथ में चेक करनी है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसमें जिस वक्त आप HiO4 को और HClO4 को कंपेयर करेंगे तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी सेम है और उसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, लेकिन क्लोरीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसका मतलब है कि क्लोरीन वाला जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और आयोडीन वाला जो है वो कम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन सर अभी अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन आयोडाइड ज्यादा एसिडिक है। उस कंडीशन में और इसमें डिफरेंस है, क्योंकि जिस वक्त ये प्रोटॉन को रिलीज करते हैं, रिलीज करने के बाद इनमें रेजोनेंस होती है, इनमें रेजोनेंस की 4 फॉर्म बनती हैं। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस फॉर्म होती है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। जो भी कंपाउंड या स्पीशीज जिसकी रेजोनेंस ज्यादा फॉर्म होंगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होता है। तो इस कंडीशन में ज्यादा रेजोनेंस या ये कह लो कि ज्यादा प्रीफर रेजोनेंस जो है वो क्लोरीन फैक्टर में आती है, आयोडीन फैक्टर में कम आती है। रेजोनेंस फॉर्म वही होती है लेकिन ज्यादा स्पीड के साथ, या ये कह लो कि जिस वक्त एनाइन बनता है तो एनाइन में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है दोनों कंपाउंड के दरमियान। जिस वक्त ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो उस कंडीशन में इसने प्रोटॉन रिलीज होकर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करना है। अब ये जिस वक्त ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका मतलब है उतनी आसानी के साथ वो प्रोटॉन को रिलीज करेगा। अब ऑक्सीजन के साथ अगर कोई ऐसी स्पीशी अटैच है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो आसानी से ऑक्सीजन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। और जिस वक्त वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऑक्सीजन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन को नेगेटिव फॉर्म में वो स्टेबलाइज करेगी। ठीक है। और अगर वो ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन को नेगेटिव फॉर्म में स्टेबल नहीं करेगी। क्योंकि हम यही पढ़ते हैं कि जिस वक्त कोई भी स्पीशी आयन फॉर्म में होता है तो उस कंडीशन में वो कम स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल फॉर्म। अब क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो ज्यादा फोर्स के साथ ऑक्सीजन के पास से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और आयोडीन कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब है कि क्लोरीन जो ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगी और आयोडीन कम स्टेबलाइज करेगी। और जो जितनी ज्यादा एनाइन फॉर्म को स्टेबलाइज करेगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जनरेट करेगी। ठीक है। हेलो जी सर। ये पॉइंट क्लियर हो गया है? सर हो गया सर। हाइड्रोजन में आप लोगों के सिलेबस में इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट जो सॉरी इसके बाद आप लोगों का जो है 8th A ग्रुप या 0 ग्रुप स्टार्ट होता है। सर वो एक क्वेश्चन था, ट्रांजिशन जो मेटल्स हैं, ट्रांजिशंस जो है एलिमेंट्स, उनके साथ आपने कहा था ना कि हम बहुत सारे यानी मतलब वो जितनी ऑक्सीडेशन जितने वो 1% जो है वो यूजिंग नेक्स्ट जो है वो बात करें। हेलो यार एक वक्त में एक बोल लो, सर को भी बोल दे तो समझ ही नहीं आ रही है। हेलो माइक के अंदर से ज्यादा आवाज आ रही है। शोर आ रहा है। हाँ आप पूछो क्या पूछना है? यस सर। सर आपने बोला था ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो होते हैं जितने रिएक्ट कर सकते हैं मेटल्स के साथ उतने एलिमेंट्स, उसके हिसाब से बोला था ना आपने।
मैंने एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से हाँ ने अनपेयर्ड वो इलेक्ट्रॉन का रेफरेंस है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जी जो हैं। यस सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि वहाँ पे हम ज्यादा सारे एलिमेंट्स वो ज्यादा सारे हैलोजेंस अटैच हो सकते हैं वहाँ पे? और ज्यादा हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। क्योंकि जो दूसरे वहाँ पे पहले हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ एक एक या दो या तीन अटैच हो रहे थे। वो हम वो नॉर्मल एलिमेंट की बात कर रहे थे, आप जी ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा होती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। लेकिन जो हमने नॉर्मल एलिमेंट पढ़े हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 होती है, +2 होती है, +3 होती है। वो हर ग्रुप में हम जाते जाते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम उतनी ही होती है, उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। ठीक ओके है। सर, थैंक यू। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप जो है वो आप लोगों का है नोबल गैसेस का। क्योंकि पहले आप लोगों ने जो गैसेस पढ़ी हैं वो डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये वाहिद ग्रुप है जिसमें गैस ये मॉलिक्यूल जो है वो नॉन मेटालिक इन नेचर में है, लेकिन फिर भी वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इनका ऑक्टेट्रोल या वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ये मजीद रिएक्शन शो नहीं करती। इसी वजह से इनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NH2NP6 है, जो शो करता है इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। और जिस वक्त इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे तो इसका मतलब है इन्होंने रिएक्टिविटी ना होने के बराबर शो करनी है। लेकिन इसमें से कुछ एलिमेंट हैं जो जिनके कुछ रिएक्शन, ठीक है, और वो रिएक्शन भी उन एलिमेंट के साथ हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। जिस तरह फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो कुछ एलिमेंट जो रियर अर्थ या नोबल गैसेस के जो एलिमेंट हैं, कुछ एलिमेंट इनके साथ फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में भी आप लोगों को काफी टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। नॉर्मल या रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं होती। ठीक है। और इनमें से जो है वो क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन है वो एलिमेंट जो रिएक्शन कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक शो कर सकते हैं। बाकी वाले जो हीलियम और नियोन जो हैं वो रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है। इसके सर बाद मैं ये चीज आपने कहा था कि इनको इनर्ट गैसेस इसलिए कहा जाता है, रिपीट कर देंगे कि कहा जाता है? हेलो, हेलो क्वेश्चन जो है रिपीट कीजिएगा, ये आवाज़ ज़्यादा आ रही है। सर मैंने कि आपने बोला कि इनको इनर्ट गैसेस इसलिए बोलते हैं, तो आप रिपीट करते हैं इनको इनर्ट गैसेस? मैंने कहा है कि इनका यानी कि हम मैक्सिमम कोशिश यही करते हैं जब भी हम पढ़ते हैं कोई भी एलिमेंट स्टेबल फॉर्म में उस वक्त होता है जिस वक्त उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के इक्वल होती है। क्योंकि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी इसका मतलब है उसने मजीद रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि वो तो पहले ही स्टेबल फॉर्म है। क्योंकि रिएक्शन होता ही इसलिए है कि कोई भी स्पीशीज अपने आप को स्टेबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती है। अगर वो स्टेबल फॉर्म में पहले ही मौजूद है तो उसने रिएक्शन ही नहीं करना। और जिस वक्त रिएक्शन नहीं होगा या कोई स्पीशीज रिएक्शन शो नहीं करती तो उसको हम इनर्ट कहते हैं। इनर्ट का मतलब है कि वो बस अपने ही यानी कि जो भी उसको यानी कि लाइक करता है या जो भी यानी कि उसकी मर्जी है उसने उसके मुताबिक ही रहना है, किसी के साथ कंबाइन नहीं होना। ठीक है। और इसके बाद मैंने कहा है कुछ एलिमेंट जो हैं इसके रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन उनकी भी स्पेसिफिक लिमिट है। वो एलिमेंट जो हैं उनके साथ रिएक्शन शो करते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, जिस तरह फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है। और उनमें जो एग्जांपल आती है वो क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन की आती है, जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो कर सकते हैं। बाकी नोबल गैसेस जो हैं किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। इसके बाद जिस वक्त हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उस कंडीशन में इनका
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि इनके दरमियान इंट्रैक्शन जो है वो वैन डर वाल इंट्रैक्शन या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है। जो जिस वक्त हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उनकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज होता है। इसके साथ इनकी जिस वक्त हम आयनाइजेशन एनर्जी चेक करते हैं तो उस कंडीशन में इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बाकी ग्रुप की निस्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि इस कंडीशन में या इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ये एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जिस वक्त ये स्टेबल होंगे तो इसका मतलब है इनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही मुश्किल होता है, और जिसके वैलेंस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जितना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसका मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतनी ही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ज़ीनॉन नोबल गैसेस का वो एलिमेंट है जिसकी रिएक्टिविटी बाकी एलिमेंट की निस्बत ज़्यादा है, और ये जो है +2 +4 +6 और +8 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। इसके बाद ये एलिमेंट जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है, और ये नॉन फ्लेमेबल है। उसके बाद लो प्रेशर पर ये कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, और फ्लोरेसेंस जिसकी वजह से शाइनिंग वगैरह जो है, या जिस तरह जिसकी हेलो हेलो ये आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये आ रही है। म्यूट करो, जिसकी वजह से वाइस नॉइस जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है। अब ठीक है। स्लाइड आप लोगों को नजर आ रही है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नहीं नजर आ रही सर जी। अब नजर आ रही है? यस सर आ रही है। अब आ रही है। यस सर, अब आ रही है। यस सर। नजर आ रही है सर, आ रही नजर। डबल गैस सर बस करें। चलिए बस करता हूँ। सर बस करें। बस करें सर। यस सर। तो आप लोगों की अटेंडेंस भी होनी है। सर पहले अटेंडेंस ले अटेंडेंस ले ले। लेना। पहले अटेंडेंस ले। सर वो पहले ले लेना। पहले ले लेते हैं।